कुछ लड़के ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट हो गए। इसमें फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है इसमें। आप बताओ कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, या आपको कोई अपना कुछ एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना बिजनेस खोलना है भी। आजकल वो चाय के ठेले भी बहुत लग रहे हैं, या ये काम करना है। बहुत कंफ्यूज था। मैंने अगले दिन की टिकट बुक कर दी थी कि मैंने जा रहा हूँ। टॉपिक वाइज ही पढ़ाया था। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। अभी सीपीओ 2022 का फाइनल रिजल्ट आया है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जो हमारे पढ़ाए हुए हैं। कुछ लड़के ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट हो गए, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में सीपीओ में सिलेक्ट हुए हैं। हालांकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था। इसमें फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है इसमें। टाइपिंग टेस्ट का इसमें कोई चक्कर नहीं है। सीपीओ की यही खास बात है कि इसमें टाइपिंग टेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपको दौड़ वगैरह, हाइट, चेस्ट, ये सब कुछ अच्छी तरीके से चेक होता है। तो मेरे पास सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेज थे। हर स्टूडेंट से तो बात करना भी पॉसिबल नहीं है, ना ही इतना समय है कि हर एक से स्टूडेंट से बात की जाए, उनका इंटरव्यू लिया जाए। लेकिन आज हमारे साथ जो एस्पिरेंट है वो बहुत स्पेशल हैं। सीपीओ 2022 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 19 है, 19वीं इनकी रैंक आई है। इनका नाम बड़ा खतरनाक है। क्या नाम है भाई? सोनीश हिंदुजा। सोनीश हिंदुजा। तो ऐसे अलग से नाम आप भी रखें क्या? मोनू, सोनू, चिंकू, ये सचिन पचिन नाम रखते रहते हैं, कुछ खतरनाक सा नाम रखा करें। तो सोनीश हिंदुजा तो इनकी पर्सनैलिटी पे सूट भी कर रहा है, और इनको इस बार दिल्ली पुलिस में इनका जो है सिलेक्शन हो गया है। हालांकि सिलेक्शन का पहले भी हुआ है सीआईएसएफ की पोस्ट पे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है, तो ये आपको बताएंगे। 2018 में ग्रेजुएशन की है, और सबसे अच्छी बात है कि प्रॉपर दिल्ली के ही है ना, दिल्ली के ही है, और दिल्ली में ही जॉब लग गई। ठीक है, आप बताओ कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? बीकॉम ऑनर्स की थी मैंने, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सत्यवती कॉलेज इवनिंग। हाँ, 2018 में आपकी वो ग्रेजुएशन खत्म हो गई। फिर उसके बाद ये सीपीओ की तैयारी में, सीजल की, एसएससी की तैयारी में कैसे आए? 2018 में ग्रेजुएशन हुई थी, तो बहुत कंफ्यूज था कि आगे करना क्या है। हाँ। तो 6 महीने तो मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए कि आगे क्या करना है कि क्या नहीं करना। ग्रेजुएशन के बाद की बात है? ग्रेजुएशन के बाद मैं बिल्कुल ही पजल था कि करना क्या है मेरे को। तो एमबीए और एसएससी में मैं बहुत कंफ्यूज था। फिर अल्टीमेटली डिसीजन लिया कि एसएससी की तैयारी करेंगे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ग्रेजुएशन के जो आखिरी के 6 महीने होते हैं ना, उसमें ही विजन क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे करना क्या है। बहुत सारे का मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन होने के बहुत टाइम बाद डिसाइड करते हैं, हाँ चलो ये करते हैं। जबकि मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने ग्रेजुएशन जो मेरा लास्ट ईयर था, उसमें ही हमने सोच लिया था कि टीचिंग की फील्ड में काम करना है। तो ऐसे ही जो भी चाहे, आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको प्राइवेट जॉब करनी है, आपको आगे की फर्दर स्टडीज करनी है, या आपको कोई अपना कुछ एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना बिजनेस खोलना है भी। आजकल वो चाय के ठेले भी बहुत लग रहे हैं, या ये काम करना है, तो ग्रेजुएशन के आखिरी के 6 महीने में ही आपका विजन क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपके चांसेस सक्सेस के और जल्दी होने के बढ़ते हैं। फिर मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, बट मेरा कोर्स सही से हो नहीं पाया वहाँ पर। 2019 में 2018 की बात है, बीच मिड चल रहा था 2018। तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की तो सही से हो नहीं पाया। फिर एक सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, उसकी प्री की कट ऑफ मैंने करीबन 20 मार्क्स से मिस की थी। तो प्री की कट ऑफ ही 20 मार्क्स से मैंने मिस की। फिर अंदर से रियलाइजेशन होने लगा कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग पूरी करने के बाद 20 से रह गए थे? पूरी भी मिड में चल रही थी, मतलब 70-80% हो रखा था सिलेबस मेरा, लगभग पूरा ही हो गया था। हाँ। उसके बाद भी सीएचएसएल में 20 मार्क्स से रह गए प्री में मैं रह गया बहुत खराब पढ़ा रहे थे वो। मेरी भी गलती थी कुछ। कुछ गलती मेरी भी थी। तो फिर उसके बाद क्या सीन हुआ कि मेरा सीपीओ 2019 का प्री निकल गया था, और सीजीएल 2019 का भी प्री मेरा क्लियर हो गया था। दोनों के प्री निकल गए। हाँ। फिर उसके बाद सीपीओ 2019 का जो पेपर था, वो अब तक सीपीओ के जितने भी पेपर टीसीएस ने करवाए उनमें सबसे अच्छा पेपर था। आजकल का जो मेंस का पेपर आ रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा बेटर सीपीओ 2019 के पेपर में सवाल थे मैथमेटिक्स में। मेरे मार्क्स भी काफी कम थे मैथ्स में। 50 पेपर अच्छा था। 20 नंबर थे शायद। 50 में से 20 नंबर थे। बहुत खराब पढ़ा है भाई तुमको ऑफलाइन में। टोटल मेरा 124 के आसपास बैठा था, और हाँ, कट ऑफ बहुत कम जाती थी उस टाइम पे। 100 मार्क्स की कट ऑफ थी। 124 मेरा टोटल था। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया था, तो पता था कि मैथ्स थोड़ी वीक है। तो फिर आपका मेंस का बैच आया था, सीजीएल 2019 का मेंस का बैच।
डायरेक्ट मेंस का बैच जीरो टू हीरो, ये जो फ्रेशर बच्चों के लिए ये वाला नहीं पढ़ा आपने? जीरो टू हीरो मैंने परचेज किया था, लेकिन मैंने वो देख नहीं पाया वीडियोस क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे को लगा मैं पूरी कर नहीं पाऊंगा। इस वजह से मैंने सीधा मेंस का बैच ही परचेज किया 2019 में। उसमें आपने टॉपिक वाइज ही पढ़ाया था। तो मेरे जो गैप्स थे ना वो सारे के सारे उस बैच से फिल हो गए थे। सुबह अर्थमेटिक की होती थी, शाम को एडवांस मैथ्स की क्लास होती थी। तो मेरे गैप्स उससे फिल हो गए थे सारे के सारे। और साइड बाय साइड फिजिकल की भी तैयारी चल रही थी क्योंकि सीपीओ 2019 का प्री हो रखा था मेरा। तो फिजिकल की तैयारी भी चल रही थी और सीजीएल का आपका मेंस का बैच चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैं सीजीएल में हो नहीं पाया मेरा वो। जब मैंने मेंस दिया और उसके बाद टीयर 3 दिया, उसके बाद मैं बाहर हो गया था क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने मॉक टेस्ट ज़्यादा नहीं लगाए थे। मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगाना। हाँ, तो 2019 के सीजन का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया? नहीं, मेरा सीजीएल का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया वहाँ पर। और मैथ्स में 200 में से 204 थे, फिर भी नहीं हो पाया। 200 में से 204 नंबर थे मैथ्स क्योंकि बच्चों के 240 थे। नॉर्मलाइजेशन का बहुत चक्कर था। मतलब ऐसे भी स्टूडेंट थे 248, 252 नंबर लाने वाला भी एक स्टूडेंट था हमारा। तो फिर जब सिलेक्शन हो नहीं पाया तो सीपीओ का फिजिकल की तैयारी सही चल रही थी, तो सीपीओ का फिजिकल मेरा हो गया था। फिर सीपीओ का मेंस आया, तो सीपीओ का मेंस की भी तैयारी अच्छे से की मैंने। तो उसमें मेरे 200 में से 187.5 आए। और वहाँ सीपीओ के मेंस में केवल इंग्लिश आती है? इंग्लिश आती है। ये जानने वाली बात है कि सीपीओ में अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथ रीजनिंग को आप साइड कर सकते हैं, बट इंग्लिश ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिसकी इंग्लिश मजबूत है और फिजिकल है, फिजिकल में ज़्यादातर स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो फिर मेरा उसके बाद मेडिकल हुआ और उसके बाद मेरे को सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ 2019 से मिल गई थी। फिर 2020 सीजीएल हुआ और सीपीओ हुआ। सीपीओ में मेरा प्री का स्कोर अच्छा नहीं था, तो डीपीएसआई मेरे को मिलती नहीं, इस वजह से मैं फिजिकल देने गया नहीं। और सीजीएल 2020 का मेरा प्री खराब हो गया था, तो उसका मैंने मेंस की तैयारी नहीं की। मैं अगले सीजीएल 2021 के प्री की तैयारी में फिर से लग गया था। ये क्या रीज़न था कि दोनों पेपर आपके खराब हो गए? थोड़ी सी घर में भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं कर नहीं पाया अच्छे से तैयारी। और मेरी भी गलती थी, थोड़ा सा फोकस मेरा सही नहीं था। तो उसके बाद सर 2021 मैंने सीजीएल अच्छे से तैयारी की और उसमें फिर मेरा सीजीटी ऑडिटर मिला मेरे को उसके 2021 में। हाँ। और उसकी अभी ज्वाइनिंग आ रखी है ऑडिटर की। हाँ। और 2022 की भी तैयारी मैंने बहुत मेहनत की कि सुबह मैं फिजिकल की सीपीओ के फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, शाम को भी सीपीओ के फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, और फिर दोपहर में बैठ के लाइब्रेरी में सीजीएल 2022 की तैयारी चल रही है मेरी। सीपीओ 2022 से सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मिले। मेरा इंक्लिनेशन थोड़ा सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में ज़्यादा है पहले से ही। हाँ, क्योंकि एक तो दिल्ली की जॉब है, एएसओ भी दिल्ली की जॉब है, लेकिन ये जो जॉब है इसमें थोड़ी वर्दी है, तो मेरा इंक्लिनेशन इस वजह से थोड़ा सा डीपीएसआई की तरफ ज़्यादा है। और डाइवर्स है बहुत ही, जॉब जो है डाइवर्स है डीपीएसआई की एज कम्पेयर टू एएसओ। दैट इज व्हाई आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डीपीएसआई। क्योंकि डीपीएस एक लाइक ए फील्ड जॉब है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता है इसमें। और एएसओ जो प्रॉपर एक डेस्क जॉब है, मतलब सही सीधे कहें तो प्रॉपर एक क्लरिकल जॉब है जिसमें आपको फाइल वर्क करना है बेसिकली। तो अगर कोई जैसे भाई की पर्सनैलिटी दिल्ली पुलिस वाली ही है तो ऐसा बंदा डेस्क जॉब में थोड़ा बोर हो सकता है उसमें। ओके, तो दिल्ली पुलिस में आपका जैसे पूरा मन था, सिलेक्शन भी हो गया 2022 में। इसके बाद आगे का भी कोई विचार है कि मुझे सीजीएल में ये वाली पोस्ट में, एक्साइज में या जीएसटी में या इनकम टैक्स में जाना है, या दिल्ली पुलिस अब आपको मिलेगा यहाँ सेटिस्फाई है? जीएसटी दिल्ली में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। पर जीएसटी दिल्ली के लिए ऑल इंडिया रैंक 100 से नीचे ही चाहिए। तो वो चीज़ थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट लग रहा है एज कम्पेयर टू डीपीएसआई। दैट इज़ वाई डीपीएसआई अभी मैंने चूज़ किया। तो आपको ये वाली जॉब जो है हम आगे ज्वाइन करके करनी है? हाँ, अभी तो ज्वाइन करूँगा। अच्छा, तो आपका सीआईएसएफ में भी हुआ, ऑडिटर में भी हुआ, तो फिर इनकी ज्वाइनिंग ही नहीं करी आपने? सीआईएसएफ में मैंने एक्सटेंशन अप्लाई किया हुआ था। और सीजीएल 2021 में जो ऑडिटर है उसकी ज्वाइनिंग अभी आ रखी है, अभी ज्वाइन नहीं किया मैंने। तो ज्वाइनिंग आ रखी है। एक अच्छा किस्सा है।
तो CSF 2019 का मैंने एक्सटेंशन अप्लाई कर रखा था। 2019 का भाई ने एक्सटेंशन अप्लाई कर रखा है। 2020 बीत गया, 21 बीत गया, 22 बीत गया, 23 भी आधा निकल लिया है। नहीं काफी थोड़ा पुरानी हो गई बात। हाँ, तो CGL पुरानी हो गई। हाँ, ये करीबन हो गया है, 1.5 साल हो गया है इसको। हाँ। तो CGL 2021 से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्साइज साउथ मेरे को मिल जाएगा, दैट इज वाई मैंने एक्सटेंशन अप्लाई कर रखा था कि यही ज्वाइन करेगा। CGL 2021 में आपको साउथ में एक्साइज मिल जाएगा। हाँ, बट मेरा टियर 3 में हो नहीं पाया जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस थे। तो मेरा CPT वाली लिस्ट में नाम नहीं आया, तो मेरा डेस्ट वाली लिस्ट में नाम आया, तो मैं डर गया था। लिस्ट 4 जो आती है। हाँ, मुझे लग रहा था कि इतने कम मार्क्स ना हो कि ये भी ना मिले, टैक्स असिस्टेंट और ऑडिटर भी ना मिले। हाँ। तो फिर मैंने अगले दिन की टिकट बुक कर दी थी कि मैंने जा रहा हूँ। लेकिन CSF का ज्वाइन करने के लिए। हाँ, CSF कहाँ ज्वाइनिंग थी आपकी? मैं हैदराबाद निसा के अंदर ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद। हाँ। तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मैंने टिकट भी बुक कर रखी थी, लेकिन अगले दिन वहाँ से मेल आती है कि योर कैंडिडेचर हैज बीन कैंसल्ड। कैंडिडेचर इनका कैंसिल हो चुका है, वो कि हमें टरका रहे, गोली दे रहे हैं, कई बार गोली दे चुके हैं। हाँ। बस फिर वो कैंसिल हो गया। तो फिर उस मोमेंट पे हंसी आई कि रोना आया? हाँ। उस टाइम पे कंफ्यूज हो गया था कि करना क्या है अब आगे। आगे की प्लानिंग कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो पापा को बताया, पापा देखो ये तो कैंसिल का आ गया हमारा। तो पापा काफी सपोर्टिव है। पापा ने मेरे को बोला कि आगे की तैयारी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो एक्सटेंशन भी इसलिए अप्लाई ऐसे पापा मिलने बहुत मुश्किल है। आई एम ब्लेस्ड। हाँ, हरियाणा वाले पापा होते तो वहीं भगा के पीटते। एक तो नौकरी मिल नहीं रही है और तू कैंडिडेट कैंसिल करवा रहा है अपना। घर वाले काफी सपोर्टिव है, मतलब वो उनको भी लगता था कि अभी और बेटर कर सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं, तो वो वही कहते थे कि एक्सटेंशन अप्लाई कर दे। वो भी सपोर्ट करते थे। तो फिर एक्सटेंशन इसलिए लिया था मैंने। तो अब तो वो खत्म है? अब खत्म। अब DPSC ज्वाइन करना है। ओके, तो ये पेपर आप लगातार देते रहे, CGL का भी, CHSL का भी, CPO का भी। टोटल आपने SSC के लगभग कितने पेपर दे दिए हैं एग्जाम? टोटल मैं जो देता हूँ, मैं CHSL भी देता हूँ, CPO भी देता हूँ और CGL भी देता हूँ। MTS भी भर देता हूँ, बट पता है ज्वाइन नहीं करना तो जाता नहीं हूँ, इतना भर देता हूँ मैं, फॉर्म देने नहीं जाता हूँ। तो पेपर देने ही नहीं जाते? हाँ। पेपर देने नहीं जाता। CHSL भी मेरा सिर्फ एक ही बार क्लियर हुआ है सर। CHSL तो मेरे को उसकी प्री की कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती थी। तो CHSL मेरा इस बार वाला ही क्लियर हुआ है, लेकिन मैं मेंस देने गया नहीं था क्योंकि ये DPSI मिल चुका था। तो मैं इसलिए मेंस देने नहीं गया था। ये DPS जॉब की ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है सबसे ज़्यादा? वर्दी सर, मेरे को वर्दी पहनने का शौक है सर। वर्दी पहनने का शौक है। ये शौक बहुत लोगों को है हमारे देश में, वर्दी पहनने का शौक। और उसमें सैलरी भी अच्छी खासी है। आपको पता है कि जैसे हमारे SSC CGL में CBI इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो उसमें आप 1 साल जॉब करेंगे तो सैलरी आपको 13 महीने की मिलती है। गवर्नमेंट 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देती है। ये किसी डेस्क जॉब में नहीं होता, ये CSS या MEA या किसी अदर डेस्क जॉब में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि CBI एक फील्ड जॉब भी है। आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, आपको रात को भी काम करना पड़ सकता है, आपको डिपार्टमेंट कभी बुला सकता है। सेम फैसिलिटी दिल्ली पुलिस में भी अवेलेबल है। मतलब यहाँ आपको 1 साल में 13 महीने की जो है वो सैलरी मिलती है। जो आखिर का महीना होता है उसमें 2 महीने की जो सैलरी है वो एक साथ आती है। तो इस हिसाब से इसकी जो सैलरी है वो लगभग 65 से 70 हज़ार के बीच इन हैंड पड़ती है, 65-70 हज़ार के बीच। तो आगे फ्यूचर का फिर आपका क्या प्लान है? UPSC का प्लान है? अभी तो फिलहाल तो नहीं है सर। UPSC का प्लान नहीं है? नहीं है। पहली बार चलो हमें कोई टॉपर ऐसा मिला है जो सीधा कह रहा है UPSC का कोई प्लान नहीं है, वरना सब यही कहते हैं सर UPSC का प्लान पक्का समझिए। मेरे को पता था मेरी GS वीक है, तो मेरे को ये पता था कि मेरे को मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग में इतनी मेहनत करनी है कि उसमें 150 में से 140 आ जाए। और दूसरी चीज, मेरे पास NCC का B सर्टिफिकेट था। तो मेरे को 12 नंबर कितना रिलैक्सेशन है उसमें? उसमें सर 12 नंबर मिलता है, 6 नंबर प्री में और 6 नंबर उसमें मेंस में। टोटल 3% होता है B सर्टिफिकेट का, और C सर्टिफिकेट का होता है सर 10%। 10%। हाँ, तो 10 नंबर प्री में, 10 नंबर मेंस में 5% होता है सर। 5% होता है। हाँ, 5% होता है NCC का। ओके, तो यहाँ आपको रिलैक्सेशन मिल गया तो NCC का। मेरे को पता था कि GS वीक है, 10 नंबर भी आ गए, 12 नंबर मेरे को वैसे ही मिल जाने हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग मेरा स्ट्रांग था, तो इस वजह से सर मैंने उसी को फोकस रखा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग को। GS को मैंने हाथ जोड़ दिए थे। तो सारा जुगाड़ एकदम फिट करके बैठे थे हैं। स्ट्रेटजी पूरी बना रखी थी कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, थोड़े नंबर वहाँ से खींचूंगा, थोड़े वहाँ से।
अपना जॉब निकल और बिल्कुल सर वैसे ही प्लान के हिसाब से चीजें चली है। प्लानिंग करी है। देखो प्लानिंग कितनी जरूरी है, हर आदमी को अपनी कमजोरी पता होनी चाहिए। फिर भी सीपीओ में ऑल इंडिया 19 रैंक है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जीएस पढ़ने की कितनी जरूरत है। और सर मेरे को रिस्क लेना ही नहीं था ना सर, मेरे को तो पता था कि 12 नंबर मिलने हैं, मैं तो अपना पूरा सेफ खेल के बैठा था सर। हाँ, एनसीसी के 12 नंबर का बहुत फायदा होता है। तो एनसीसी तो 12th में थी ना? नहीं, मेरे पास कॉलेज में मैंने ज्वाइन की थी। कॉलेज में ज्वाइन की थी आपने? हाँ, तो देखो जिन बच्चों का है विजन, जो 11th या 12th से बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ थोड़ा जिनका ज़्यादा झुकाव होता है और वो सीपीओ की तरफ आना चाहते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी डिफेंस वाली पोस्ट हैं जिनमें एनसीसी की जिन स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ले रखी है उनको 3% से 5% तक का जो है अलाउंस मिलता है। तो एनसीसी को जरूर ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी के लिए भी अच्छा है और आगे आपके गवर्नमेंट के रिटन एग्जाम के लिए भी अच्छा है। तो ए सर्टिफिकेट पे भी 2% मिलता है। ए सर्टिफिकेट पे भी 2% मिलता है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग है। हाँ, ए बी सी 3 सर्टिफिकेट होते हैं। हाँ, तो कॉलेज में बी और सी मिलते हैं और स्कूल में ए सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है सीपीओ में, मतलब सीपीओ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इंग्लिश। वैसे तो आजकल सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं वो के एग्ज़ाम जो है इंग्लिश के बिना इम्पॉसिबल हैं। तो इंग्लिश कैसे तैयार की? क्योंकि मैथ तो आपका बिलो एवरेज था पहले, है ना? पहले हाँ। हमने तो सुधारा वो तो। मैथ्स मेरा अब अच्छा हो गया। अब अच्छा हो गया है CGL क्योंकि नोट्स भी बहुत तगड़े बना रखे हैं, दिखाओ जरा। CGL 2022 में आपकी बदौलत 90 आउट ऑफ 90 थे मैथ्स में। देखा, ऐसे होते हैं लड़के। 20 नंबर से 90 तक आपने पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच। एक बार और फिर से थैंक यू बोलो हमें। थैंक यू सो मच सर। देखो भाई की छोटी छोटी जो है पॉकेट बुक हैं, इसमें जो हम पढ़ाते थे मैथ्स के, तो जो मैथ्स के कठिन सवाल होते हैं, जो कठिन नहीं बोलेंगे, जो यूनिक सवाल होते हैं जिनमें थोड़ी सी अप्रोच लगती है, जिनसे स्किल डेवलप होती है, उनके नोट्स बना लेते थे। और प्रॉपर कंसेप्ट के नोट्स, एक एक कंसेप्ट का नोट्स बना रखा है। तो जब एग्जाम टाइम में आप जाते थे तो इसी को रिवाइज करके चले जाते थे, कोई भी पेपर हुआ बस ये देख के चले गए। बिल्कुल। और जब मॉक लगाता था, कोई यूनिक क्वेश्चन आता था तो उसको मैं जहाँ पे बैठ के पढ़ता था वहाँ पे मैंने स्टिकी नोट्स पे पेस्ट करके रखा था कि ये कंसेप्ट यूनिक है, बहुत कम यूज होता है, बार बार इसको भूल सकते हैं। तो मैं उसको वो सामने रोज देखता था, भूलता नहीं था फिर। तो ये अर्थमेटिक एडवांस सारे ही चैप्टर के आपने पूरे प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं। हाँ सर, बहुत बढ़िया भाई, नोट्स बहुत ही सिस्टमेटिक, अपनी भाषा में जितनी जरूरत है, जितना साफ और गंदा लिखना वैसे लिखा हुआ है, कोई सजाने की जरूरत नहीं। मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट नोट्स बनाता है, ये लाइन काले से, ये हरे से, ये पीले से, नीले से, हेडिंग किसी और से, फिर आउटलाइन कर रहा है, फिर लेमिनेशन भी करवा के उसको रख रहे हैं। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, किलम काटी करके गंदा सा नोट्स बनाओ कि आपको समझ में आ जाए और रिवीजन हो पाए। लेकिन नोट्स ऐसा बनाओ कि आपका सिलेक्शन एक बार में नहीं हो रहा, आपने दूसरा पेपर दिया, तीसरा पेपर दिया, किसी भी एग्जाम से पहले जस्ट उसको देख के चले जाओ और आपको संतुष्टि रहे कि हाँ मैंने पूरा रिवीजन कर दिया। नोट्स का पर्पज ये है कि रिवीजन कम टाइम में हो पाए। ओके, तो इंग्लिश कैसे तैयार की भाई आपने? और ये जो सीपीओ के जो बच्चे हैं, खासकर गांव देहात के बच्चे जो है सीपीओ की तरफ ज्यादा हैं, सीपीओ में फॉर्म भी कम भरे जाते हैं सीजीएल और सीएचएसएल के मुकाबले, तो उनकी इंग्लिश थोड़ी एवरेज ही होती है। इंग्लिश कैसे सुधारी? इंग्लिश के लिए सर मैंने 2 बुक्स फॉलो की थी, टोटल 3 बुक्स फॉलो किया। एक मैंने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 जो बुक थी ग्रामर के लिए, मैंने उससे सारे रूल्स पढ़े हुए थे और जो जो इम्पोर्टेंट रूल्स थे कि जो बार बार यूज हो रहे हैं उनको मैंने अलग से लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एसपी बख्शी एक बुक फॉलो की है वोकैब के लिए। ये दोनों बुक को मैं हर पेपर से पहले पढ़ता था, करीबन इन बुक्स को मैं 10 बार पढ़ चुका हूँ सर। इन्हीं बुक्स को पढ़ा है मैंने, और कोई वोकैब के लिए मैंने कोई बुक नहीं उठाई। इसके बाद आती है प्रीवियस ईयर, उसमें जो वोकैब है वो जो है एमसीक्यू फॉर्म में दे रखी है, तो वहाँ पे मैं वो रिवीजन के लिए मैंने यूज कर रखी है, याद मैंने सब कुछ उसी से कर रखा है। बात रही कॉमन एरर और उसका प्रीवियस ईयर, वो भी मैंने प्रीवियस ईयर मैंने सॉल्व नहीं किया था। मेरी इंग्लिश बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ी सही है। ये दिल्ली में रहने का फायदा है, यही है ना? हाँ सर, तो लॉजिक आ जाता था दिमाग में अपने आप कि हाँ ये सही बैठेगा। तो इस वजह से मैंने एक बार वो बुक पढ़ी नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उसके बाद मैं भर भर के मैंने मॉक टेस्ट दिया सर, मतलब मेंस के मैंने 50-60 मॉक टेस्ट दिए हुए इंग्लिश के। तो मैथ्स में आपका इंग्लिश में स्कोर कितना बना है? मेरा 181.25 बना था। 181.25। तो टोटल कितना स्कोर बन गया आपका? टोटल मेरा 351 पॉइंट समथिंग। 351 आउट ऑफ 400? आउट ऑफ 400। चलिए, तो बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा, उम्मीद थी कि इतना स्कोर आ जाएगा हमारा,
मेरा इंग्लिश 9.75 है इसमें। इंग्लिश में कॉन्फिडेंस था कि मैं 180 प्लस ले लूँगा। हाँ। और ये था कि 150 में से 140 का भी मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था। जीएस में भगवान भरोसे छोड़ के गया था, तो उसमें 10 बेयर मिनिमम था, वही बेयर मिनिमम मेरे को मिल गया। और 10 नंबर नॉर्मलाइज हो गया, 10-11 नंबर। उसके बाद 12 नंबर एनसीसी के मिल गए मेरे को। तो 164 मेरा प्री में बैठ गया था। मेंस में 181.25 था, उसमें भी 6 नंबर एनसीसी के मिल गए मेरे को। अच्छा, सीपीओ का जो ये प्री और ये मेंस क्लियर हो जाने के बाद, ये मेंस से पहले ही ये फिजिकल कराते हैं ना? फिजिकल मेंस से पहले। फिजिकल तो मेंस से पहले कराते हैं, इंग्लिश के पेपर से पहले। प्री के बाद फिजिकल की तैयारी में कितना टाइम मिल गया आपको? मेरे फिजिकली मैं फिट था, तो मेरे को 1 महीना सफिशिएंट था। तो मैं 3 या 4 दिन बाद भी दौड़ा था, तो 6 मिनट 30 सेकंड में मैंने मार दी थी अपनी 1600 मीटर की रनिंग। तो वहाँ पे कितने मिनट में मारनी है ये? 6.5 में ही मारनी है। तो वहाँ पे 1 महीने बाद तो मैं 5:45 के आसपास मैंने मार दी थी। मेरे पास अच्छा खासा टाइम बचा था। फिजिकल में ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं सर मेरे को। अच्छा, तो फिजिकल के लिए आपको अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा रनिंग वगैरह में? करता था, सुबह भी करता था, शाम को भी करता था। जस्ट कि मैं मेंटेन रहूँ, कि जो टाइम आ रहा है वो पीछे ना चले जाए। 6:30 का 6:40 ना हो जाए, 6:50 ना हो जाए। और उसकी भी बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि रनिंग कैसे करनी है। कि मंडे को लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करनी है 7-8 किलोमीटर, ट्यूसडे को स्प्रिंटिंग करनी है 100 मीटर के 7-8 स्प्रिंट मार रही है। स्प्रिंट क्या होता है? स्पीड से दौड़ना है। अच्छा अच्छा। फिर वेडनेसडे को थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग करनी है। थर्सडे को थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेनी है और एब्स की एक्सरसाइजें कर लेनी है। फ्राइडे को टाइम देख लेना है 1600 मीटर का कितना आ रहा है। ऐसे बिल्कुल डे वाइज शेड्यूल बना रखा था कि ऐसे ऐसे जाना है। 1 महीने तक फॉलो किया? हाँ, वो बिल्कुल फॉलो किया था मैंने। मुखर्जी नगर में ही रनिंग करता था, वहीं पे ग्राउंड है। हाँ, तो रोड पे ही वहाँ पे होती थी। ओके। बाकी हाइट चेस्ट में तो कोई ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं? तो वहाँ पे जो फिजिकल लेते हैं, ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत बच्चा 1-2 सेकंड आगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। कोई रिलैक्सेशन का कोई चांस ही नहीं है? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है, ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ? वीडियो सब कुछ बन रही होती है, तो 1 सेकंड का भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो सपोर्ट कर देगा। 1 सेकंड का आई विजन पूरा 6x6 चाहिए? बिल्कुल 6x6 विदाउट ग्लासेस? विदाउट ग्लासेस। मशीन से वो चेक नहीं करते हैं। तो वहाँ पे उनको गाइडलाइंस नहीं दी है कि मशीन से चेक करना है, लेकिन री मेडिकल मिल गया तो मशीन से चेक होगा वो लेसिक। तो उसमें तो क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर लेसिक करवा रखा है वो भी 6 महीना पहले, क्योंकि रेडनेस होती है आई के अंदर, तो वो चीज़ जो है 6 महीना पहले या तो करवा लो, लेजर अगर करवाना है तो। हाँ, क्योंकि विजन आने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, बिल्कुल प्रॉपर एक विजन आ जाए। बिल्कुल एंड मूवमेंट पे 5-7 दिन 10 दिन पहले वो दिक्कत करेगा। 3 महीना पहले भी चल जाएगी चीज़। तो अगर फर्स्ट टाइम में हो रहा है तो लेसिक निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन री मेडिकल में नहीं क्लियर हो पाएगा लेसिक। ओके। तो इसका जो मेडिकल तो एससीजीएल में भी होता है, तो इसके मेडिकल और सीपीयू का जो मेडिकल होता है उसमें कोई फर्क है? मेडिकल सेम है? नहीं, फर्क है काफी। मेडिकल इसका काफी अच्छा, मतलब मेडिकल इसका क्लियर करना काफी डिफिकल्ट है। मतलब जैसे उसमें आई अलाउ हो जाती है, इसमें आई का बिल्कुल थोड़ा फ्लेक्सिबल है। हाँ, वो उसमें फ्लेक्सिबल है, इसमें आई अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नॉक नीज है, ईयर वैक्स पे भी री मेडिकल मिल जाता है लोगों को। ओके। हाँ, फिर वो क्लीन करा के आते, तो बाद में वो पॉइंट टूट जाता है। बट क्योंकि डॉक्टर को अगर वो पर्दा नहीं दिखेगा तो वो ऐसे पास नहीं करेगा ना, वो भी डॉक्टर भी। तो इसलिए ईयर वैक्स पे भी री मेडिकल है। कलर ब्लाइंडनेस पे तो प्रॉपर आउट ही हो जाएगा बंदा। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस वो ही अलाउड ही नहीं है। और बिल्कुल थोड़ी सी डिफॉर्मिटी उंगलियों में भी टैटू वैटू अलाउ नहीं है। टैटू पूरी बॉडी पे अलाउड नहीं है? नहीं, हाथ पे, सैल्यूटिंग हैंड पे, उसके भी कुछ गाइडलाइंस है कि रिलीजियस टैटू है और उसका एक पर्टिकुलर साइज है, वो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो अगर वो उससे बड़ा है, नोटिफिकेशन में आता है, उससे बड़ा है तो फिर वो उसमें रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, तो किसी बंदे ने पहले ही काफ़ी बड़ा टैटू बना रखा है, सपोज अपनी गर्लफ्रेंड के बना रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो फिर उसका क्या इलाज है? फिर दिक्कत करेगा सर ये टैटू हटवा नहीं सकते? वो हटवा सकते हैं, हो जाता है, पर निशान तो रहता ही है, उसका भी निशान रहता है। हाँ, तो सैल्यूटिंग हैंड पे आ रहा है वो चीज़, तो हो सकता है प्रॉब्लम करे। हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मेरा कुछ टैटू का इशू था नहीं। तो मैं एक
राइट पर्सन नहीं होगा इस चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, तो जैसे उंगली की किसी की जैसे ऐसे है, थोड़ा उसमें वो है, प्रॉब्लम है, तो कैसे चेक करते हैं वो लोग प्रॉपर? नेकेड आई से चेक करते हैं, वो नेकेड आई से पता चल जाती है सब चीज़। डॉक्टर एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, वो एक्सपीरियंस होते हैं, बिल्कुल एक्सपीरियंस होते पैर वगैरह सब कुछ प्रॉपर चेक हैं, करते बिल्कुल हैं। नॉक नीज सब कुछ A to Z चेक करेगा वो बॉडी का पार्ट। बिल्कुल स्ट्रिक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं वो, ऐसे अलाउ नहीं करते हैं मेडिकल। बीपी में भी बहुत बच्चे बाहर होते हैं। बीपी में एक बीपी एक आई, इन 2 पॉइंट में बहुत सबसे ज़्यादा बच्चे इन 2 पॉइंट में ही बाहर होते हैं। बाकी जो और टेस्ट वगैरह भी करवाते हैं? हाँ, हार्ट का टेस्ट होता है, ECG होता है। हाँ, तो वो चीज़ें, हीमोग्लोबिन टेस्ट भी होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह सब। यूरिन टेस्ट होगा, उसमें कम ही बाहर होते हैं बच्चे। वो तो जवान आदमी तो सब क्लियर कर जाते हैं। मेनली आई टेस्ट आपका होता है? हाँ, और बीपी एंशियस हो जाते हैं बच्चे थोड़ा, कि जिस वजह से बीपी का पॉइंट बन जाता है, तो मेडिटेशन कर ले या तो जाने से पहले थोड़ी सी, उससे हार्ट रेट थोड़ी शांत रहती है। तो ये जो आपका मेडिकल होता है, ये अपने ही किसी हॉस्पिटल को रिकमेंड करते हैं या आप किसी में भी जाके करवा सकते हो? नहीं, वो उन्हीं का ही फोर्स कराती है मेडिकल। फोर्स ही कराती है, उन्हीं का वो हाँ। रहता है। ओके, सही यार। तो फिजिकल तो बहुत ही टफ, मतलब टफ क्या कहेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो जो इसने वर्कआउट नहीं किया है उसको दिक्कत हो सकती है। मतलब जिसने पहले थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रखा है, मैंने कर रखा था तो मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं, लेकिन जिसने वर्कआउट नहीं किया उसको दिक्कत हो सकती है। एक 1600 मीटर 6.5 मिनट है, हाई जंप है 4 फीट की, अप्रोक्सीमेट 4 फीट है, 3 चांसेस मिलते हैं। लॉन्ग जंप है 12 फीट। अच्छा, 3 चांस में सपोज कोई बंदा नहीं कर पाया तो उसे मना कर देंगे भाई हटो? हाँ, बाहर है वो खत्म उसका। बल्कि उसने तो रनिंग भी कर ली है। रनिंग के बाद भी ऐसा हो जाता है? मतलब रनिंग के बाद वो होती है, रनिंग के बाद होती है हाई जंप। हाँ, तो रनिंग सबसे ज्यादा रनिंग में बाहर होते हैं और दूसरा हाई जंप में बाहर होते हैं। तो इन 2 चीज को अगर मास्टर हो गए तो लॉन्ग जंप हो जाएगी आसानी से। लॉन्ग जंप 12 फीट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और वो शॉर्ट पुट भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, बॉयज़ का और गर्ल्स का जो ट्रेनिंग है, मेडिकल है और जो टेस्ट वगैरह हैं, ये हाई जंप वगैरह, ये अलग अलग करवाते हैं? अलग है ना? हाँ, जब बॉयज़ आ रहे हैं तो सिर्फ बॉयज़ का होगा सारे, और गर्ल्स का अलग होगा। तो CPO की अगर तैयारी करनी और इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो रिटन एग्ज़ाम तो चलो ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिकल और मेंटल फिटनेस भी आपकी होनी चाहिए। ओके, मेंटल फिटनेस ही नहीं होगा, वहाँ पे घबरा जाओगे, आपका बीपी वगैरह बढ़ जाएगा। तो ऐसा भी होता है कि कोई घबराहट में दौड़ नहीं लगा पाया, ऐसा भी होता है? घबराहट में नहीं, वो ट्रेनिंग उनकी या तो प्रॉपर नहीं हो। जिसने ट्रेनिंग कर रखी है, घर पे पहले मार रखी है, वो तो मार लेगा रनिंग वहाँ पे 6.5 मिनट में। अभी कोई ऑलरेडी वहाँ पे घर पे ही 7 मिनट की प्रैक्टिस कर रहा है और वहाँ पे 30 सेकंड काटना थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। 7-8 सेकंड के आसपास कट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सभी दौड़ रहे होते हैं। तो 1600 मीटर का ट्रैक है, थोड़ी मोटिवेशन होती है सबके अंदर कि 7-8 सेकंड कट जाएगा, लेकिन 30 सेकंड काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे नॉर्मल एवरेज बच्चा ही 1600 मीटर कितने सेकंड में दौड़ लेते हैं, मिनट में? एवरेज डिपेंड करता है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है। ठीक है, बॉडी मैं कितनी देर में दौड़ लूंगा? नहीं, 1600 मीटर 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया। हाँ यार, इतना कौन दौड़ेगा भाई? इसमें साइकिलिंग वगैरह नहीं है? साइकिलिंग नहीं है। हाँ, SSC में साइकिलिंग वगैरह है और एक्सरसाइज में ही है शायद। हाँ, एक्सरसाइज में ही है साइकिलिंग, वो तो मजाक के लिए होती है। वो छोड़ देते हैं, हाँ जी कर लो, साइकिल चला लो ग्राउंड में। इसमें साइकिलिंग वगैरह नहीं है। ओके, और इसमें वॉकिंग वगैरह भी नहीं, केवल रनिंग ही रनिंग है? रनिंग है। वॉकिंग से कैसे कर लोगे 6.5 मिनट में 1600 मीटर? पीछे एम्बुलेंस चल रही होती है, कोई गिर जाता है कि दौड़ते दौड़ते, तो वो फिर दूसरा धर लेंगे। हाँ, फिर वो एम्बुलेंस में बैठ के पूरी 1600 करता है। अच्छा। तो ये गवर्नमेंट सुविधा पूरी दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ डॉक्टर भी होते हैं, किसी को कोई इंजरी हो गई हाँ तो वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर भी अवेलेबल होता है। वो पूरे सपोर्टिव होते हैं फिजिकल वाले। वो बिल्कुल, अगर कोई 2 बार फेल हो गया हाई जंप में, वो कहते हैं अपना टाइम ले ले, औरों को देख ले कि कैसे कर रहे हैं वो। ओके ओके, हाँ, बिल्कुल प्रॉपर, चांस तीन ही है। हाँ हाँ, आपको पूरा सेटिस्फाई करके, वो अगर फेल हो रहे हो तो पूरा सेटिस्फाई करके फेल करेगा। हाँ, कि आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन होगी, हाँ चांस पूरा मिला, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती करवा दिया। हाँ, अच्छी बात है वो।
तो ये आर्मी वाले बंदे ही करवाते हैं। हाँ, और बल्कि 1600 मीटर की जो रेस थी तो वो लाइन में कुछ बच्चे 20 बच्चों का बैच था। हाँ। तो 5 ही आगे खड़े हो सकते थे, ट्रैक इतना बड़ा नहीं था कि 20 के 20 एक लाइन में, तो जो 5 आगे खड़े थे और आखिरी में जो खड़े थे उनके बीच में जो गैप होगा उसमें टाइम आ जाएगा, मतलब जो आगे भाग गया उसको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। हाँ, हाँ, वही तो बात है। इसलिए वो आखिरी वाले से 6.5 मिनट शुरू करते हैं। मतलब मैं अगर आगे खड़ा हूँ तो मेरे को 5 सेकंड का थोड़ा सा टाइम मिल सकता है। 5 सेकंड ज्यादा बोल दिया मैंने, 2-3 सेकंड ही होगा। तो इतनी बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखा हाँ जाता हाँ, है। बल्कि मैं तो एडवाइस करूँगा कि फिजिकल अगर देने जा रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा अटेंटिव रहना कि ट्रैक के कोने पे खड़ा होना है। अगर गोल ट्रैक है वहाँ पे उस कोने पे खड़े होगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। सुन लो बात, सुन लो। हाँ, तो इसलिए फटाफट जब वो बोले लाइन लगानी है तो एकदम ट्रैक के उस कोने पे आ जाए जहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम हो रहा है, रेडियस जहाँ पे कर्वेचर सबसे हो है। हाँ। वहाँ पे ऐसे जैसे इंटरनेशनल में तो लाइन से वो खड़ा कर देते हैं कि अगर जो आगे खड़ा है वो थोड़ा पीछे खड़ा हो जाएगा, मतलब कोने पे खड़ा है। वही होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 1-2 सेकंड से भी काफी बच्चे बाहर होते हैं। 1 सेकंड ऐसा भी देखो है कि बिल्कुल 1 बिल्कुल सेकंड से लाइन के बिल्कुल पास आके वो एकदम से वो खींच देते हैं लाइन को, मतलब उनके पास वो होता है, रस्सी होती है, वो खींच देते हैं। जो उससे पहले आ गया, जो नहीं आ पाया वो नहीं आ पाया। तो जैसे तुम्हारे सामने भी कोई बच्चा जैसे बाहर हुआ होगा तो उसने रिटर्न क्लियर कर लिया, तो क्या रिएक्शन था उस बालक का? बहुत सैड थे, इतनी मेहनत करके रिटर्न क्लियर किया, वो भी 2-2 सेकंड 2-2 सेकंड से रह रहे हैं, तो दुख तो होगा ही सर। मेहनत तो सबने की है। और इसमें अटेम्प्ट भी कम है, 24 तक अलाउड है ना? 25 तक। 25 तक है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी। ऐसे सीजीएल में 27 तक अलाउड है, बट यहाँ 25 तक ही है। 27 तक भी सारी पोस्ट नहीं है ना? सारी पोस्ट नहीं है। टैक्स असिस्टेंट शायद और ये ऑडिटर 27 तक है और इंस्पेक्टर 30 तक जा रहे हैं। इंस्पेक्टर 30 तक है। अच्छा, ये जैसे सीपीओ का पेपर शुरू होने वाला, अभी तो सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, अब अगले महीने सीपीओ का पेपर शुरू होगा 2023 का। पैटर्न सेम है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है नेगेटिव मार्किंग का। तो इन बच्चों को क्या सलाह दोगे कि ये अपना फिजिकल भी साथ साथ तैयार कर पाएँ और उनका प्री और मेंस इंग्लिश जो आनी है कैसे ये इम्प्रूव करें? अगर कोई बच्चा फिजिकली थोड़ा सा अनफिट है तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, इतना प्रेशर ना ले वर्कआउट का लेके, थोड़ा बहुत आधा घंटा पार्क में मतलब जाना स्टार्ट कर दे, एक आदत डाल ले कि मेरे को हाँ डेली जाना है, एक लाइफस्टाइल का पार्ट बना ले। और बात रही रिटर्न के लिए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। प्रीवियस, क्योंकि एसएससी पूछ ही सारा प्रीवियस ईयर ही रहा है, कुछ नया तो आ नहीं रहा है पेपर के अंदर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं और जो मॉक टेस्ट है उसको भी एकदम अच्छे से, बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट हो जाए आपका। मॉक टेस्ट इसलिए देना है कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए आपका, और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस के लिए है, तो उतने में आपका प्री तो हो जाएगा अच्छे से। फिर कितने मॉक टेस्ट एवरेज लगा लेने चाहिए बच्चे को? मेरा सर हर पेपर का टारगेट होता है। मैंने ये खुद चीज़ नोटिस किया कि मैं 50 मॉक टेस्ट लगाता हूँ तो मेरे साथ कुछ यूनिक नहीं होता, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता। मतलब जो एवरेज मॉक टेस्ट का स्कोर रहता है टेक्स्ट बुक का, वही मेरे पास असली पेपर में भी वही आता है मेरा। हाँ। तो 50 मैं मॉक टेस्ट हर पेपर से पहले लगा लेता हूँ, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ये चीज़ मैं फॉलो कर लेता हूँ। उसके बाद फिजिकल जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। बहुत लोग एनालिसिस करते हैं, बता देते हैं। इस बार वैकेंसी कम है लेकिन हाँ 1800 के आसपास वैकेंसी है। उसके बाद आप फिजिकल की या तो आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, कोई मुखर्जी नगर में बहुत अकेडमी है कि अगर आपसे अकेले में नहीं हो रहा है तो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले, जैसे मैंने अकेले कर लिया था, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं थी, तो ऐसे आप अकेले भी कर सकते हो। और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वर्कआउट में, क्योंकि शिन पेन होते हैं, फिर 10 दिन का रेस्ट आ जाएगा। थाई में कोई इंजरी हो गई, 10-12 दिन का रेस्ट आ जाएगा। इतना प्रेशर देना है कि आप झेल भी पाओ। अच्छा, जैसे जिस दिन आपका फिजिकल होना है, किसी बच्चे को कोई इंजरी आ गई है, चोट लगी, तो उसको बाद में अलाउ कर देते हैं? नहीं, अब एक डाल सकते हो, अगर वो डिपेंड करता है उनके। हाँ, मतलब अगर 5-7-10 दिन फिजिकल चल रहे हैं तो उनको बोल दो कि मैं आखिरी दिन वाले फिजिकल ले लो, 5 दिन का रेस्ट उसको मिल सकता है। बट उसका प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों मैं लेना चाहता हूँ कि एक्सटेंशन। जैसे कई बच्चों के फिजिकल वाले दिन पेपर थे तो बाद में जाके दे सकते थे। तो बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। आपको बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो फिजिकल टेस्ट के बारे में यहाँ पे पता लगी होंगी, और जो बच्चे सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, अगर वो इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं,
फोकस इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और फिजिकल जो फिटनेस है उस पर अभी स्टार्टिंग से इतना फोकस नहीं करना है। जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप उसको डेली लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन कंपटीशन है, कंपटीशन को दिमाग में रख के ही आपको अपनी तैयारी करनी है। बहुत बढ़िया लगा भाई आपसे बात करके।